सर सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि सर उर्दू अदब, शायरी का एक इंसानी ज़िंदगी में या जज़्बात और एहसासात के हवाले से क्या किरदार अदा होता है? हमें नहीं रेवोल्यूशंस आ जाते हैं। रेवोल्यूशन के पीछे एक एक नज़रिया होता है। शायरी को आप कैसे देखते हैं इंसान के जज़्बात के हवाले से या ख़यालात? लहू खुर्शीद का टपके अगर ज़र्रे का दिल चीरे। अब ज़र्रा सबसे छोटा ज़र्रा कौन-सा है? इंडिपेंडेंट कौन-सा है? एटम। एटम। तुम पे मेडिसिन के तौर पे अगर शराब पीते हो, अल्कोहल पीते हो तो जाएगा। सोशल एक्सप्रेशंस में हमारे साथ मौजूद है कॉलम निगार, शायर, पीएचडी इन ज़ूलॉजी गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ गुलबर्ग के वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर सगीर अहमद सगीर, जिनके साथ आज हम उर्दू अदब और शायरी के हवाले से गुफ्तगू करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएँ सर, आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का करम। सर सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका सोशल एक्सप्रेशंस को टाइम देने के लिए और उर्दू अदब के फ़रोग़ के लिए सर। आपका भी शुक्रिया कि आपने वक़्त निकाला। थैंक यू सो मच सर। सर सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि सर उर्दू अदब, शायरी का एक इंसानी ज़िंदगी में या जज़्बात और एहसासात के हवाले से क्या किरदार होता है? देखिए, जो उर्दू अदब नहीं बल्कि आप इसको यूँ कर लें कि अदब का क्या किरदार होता है। जी। ठीक है? जो अदीब हैं या शायर हैं, अफ़साना निगार, कोई नावल निगार, वो ख्वाब देखते हैं और उस ख्वाब को फिर मटेरियलाइज़ करते हैं जो टेक्नोलॉजी के लोग होते हैं या साइंटिस्ट होते हैं। आपको इसकी एग्ज़ाम्पल्स देता हूँ। इवन जो ख्वाब देखते हैं वो बसा औक़ात पॉलिटिक्स के बारे में ख्वाब देखते हैं। ठीक है? पॉलिटिकल ख्वाब होते हैं। जो ख्वाब हमने देखा कि फिर पॉलिटिशियंस ने उनको पूरा किया, अवाम ने पूरा किया। अब मैं इनकी एग्जांपल्स आपको देता हूं। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो रोसा ने लिखी है। जी। उसने लिखी तो उसने एक ख्वाब देखा था लोगों की आज़ादी का और उसकी बुनियाद पे फ्रांस में इनकलाब आया था। बिल्कुल। अभी आप कहते हैं ना कि पाकिस्तान में जबर चल रहा है और इस तरह की चीज़ें अभी नहीं है। अभी फ्रांस वाली सिचुएशन अभी भी नहीं आई। वो क्या है ना कि जुल्म जब मिलता है, जब बढ़ता है तो क्या वो कहते हैं कि वो खत्म हो जाता है। तो वहाँ जुल्म अपनी पीक को पहुंच गया था। हर चीज़ का एक उरूज होता है, चाहे वो जुल्म ही क्यों ना हो, फिर उसका ज़वाल हो। इसी तरह से दास कैपिटल लिखी किसने? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स। उसकी बुनियाद पे ये एम ही नहीं रेवोल्यूशन आ जाते हैं। रेवोल्यूशन के पीछे एक एक नजरिया होता है। दास कैपिटल ना आती, या अगर आता भी तो शायद किसी और राइटर की जी। वजह से आता। जो जो बाल्शविक जो रेवोल्यूशन है जी। वो उसके पीछे दास कैपिटल, अंकल साम्स कैबिन। अगर ये अंकल साम्स कैबिन ना लिखा होता, एक एक छोटा सा किताब शायद जो रेवोल्यूशन में आई थी उधर अमेरिका में, वो भी ना। तो अब मैं आपको, ये तो थी मैं रेवोल्यूशंस के हवाले से मैंने बातें की हैं आपके साथ। अब मैं आपको बताता हूँ एक साइंस के हवाले, रोबो, जिसको हम रोबोट कहते हैं। अब ये एक्चुअली करप्शन है रोबो की। रोबोट जो है या रोबो जो है, ये एक नावल था, एक राइटर था, उसने लिखा। ये रोबोट, दरअसल रोबोट का मतलब है गुलाम। उसने गुलाम यानी एक गुलाम पे उसने लिखा एक नावल। वो कहता है कि एक वक्त आएगा, टेक्नोलॉजी बढ़ जाएगी, ये मशीनें जो हैं वो इतनी तरक्की कर जाएंगी कि ये एक मशीन होगी जो बोलेगी और फिर वो काम भी करेगी। वो मशीन जो है वो एक बंदा अपना उसको गुलाम रखेगा, फिर गुलाम, वो उस नावल के अंदर है, गुलाम रखेगा और वो गुलाम जो है वो उसको उसको एक वक्त आएगा गुलाम उसको हुक्म देना शुरू कर देगा। आज मैं आपको बताऊं, कोई माने या ना माने, आपका ये जो छोटा सा गुलाम है ना, ये गुलाम आप पे हुक्म चलाता है। ये आपको कहता है मुझे टाइम दो, आपको कहता है कि मेमोरी ज्यादा हो गई है, इसको साफ कर। बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसे ही है सर। आपकी बहुत सारी बातें आपकी माँ को पता नहीं होती, बाप को पता नहीं होती, इसको पता होती हैं। हुँ। आपके बहुत सारे राज ऐसे हैं जो आपकी महबूबा को भी पता नहीं है, इसको पता है। बल्कि आपकी और आपकी महबूबा की और आपके जो राज है ना, वो ये जानता है। आप जो बातें करते हैं, जो इस वक्त बातें कर रहे हैं, उसका भी इसको पता है। अच्छा, जो रोबोट है वो लिखा किसने? गुलाम। नावल लिखा किसने? एक राइटर ने लिखा, अदब के बंदे ने लिखा नावल, अदब में जी, बिल्कुल ऐसे ही। और उसको मटेरियलाइज किया गया बाद में। चंदा मामो दूर के क्या था वो जी, आप मेरा बेटा जो है वो चांद जैसा है और मेरा बेटा चांद पे जाएगा वगैरह वगैरह। ख्वाब थे ना, जी, बिल्कुल। ख्वाब देखा लोगों ने, नज़में लिखी 20 और फिर उसको मटेरियलाइज किया किसने? साइंटिस्ट ने। जी। ठीक है। सो ये अनरिकग्नाइज्ड, जी। याद रखना, अनरिकग्नाइज्ड, गैर तस्लीम शुदा ये
कानून लिखने वाले लोग होते हैं, कौन? राइटर्स। सही। दुनिया के ये पहले ख्वाब देखते हैं और उनको फिर बाद में मटेरियलाइज किया जाता है। सही है। एक आपको और एग्जांपल देता हूँ। अल्लामा इकबाल कब कब उनका इंतकाल हुआ? 1938। इसका मतलब ये कि 1938 से पहले उन्होंने शायरी की होगी, बाद में तो नहीं की ना। जी। 1938 से पहले कभी कहा होगा, लहू खुर्शीद का टपके अगर जर्रे का दिल चीरे। अब जर्रा, सबसे छोटा जर्रा कौन सा है? इंडिपेंडेंट कौन सा है? एटम। एटम। एटम का दिल क्या है? न्यूक्लियस। जी। उन्होंने कहा कि अगर एटम का दिल चीरें तो उसमें से लहू खुर्शीद का टपके। खुर्शीद का लहू क्या है? एनर्जी। जी। अब जरा गौर करें, इसको विजदान कहते हैं, ठीक है। एक शायर ने ख्वाब देखा कि अगर जर्रे का दिल चीरे ना तो उसमें से खुर्शीद का लहू टपकेगा। क्या? लहू खुर्शीद का टपका। हाँ। एक और जगह पे लोग क्या होता है ना, ग्रेट पीपल थिंक टुगेदर, चाहे वो साइंस के हों चाहे वो अदब के हों। उस पर काम किया गया, चेन रिएक्शन की पे काम किया, इसको तोड़ा, न्यूक्लियस को तोड़ा। किसने? एनरिको फर्मी। वो मैनहट्टन प्रोजेक्ट था एक, जो जेरे जमीन एक प्रोजेक्ट चल रहा था। मैनहट्टन एक पेनिनसुला है अमेरिका में, ठीक है। वहां पे एक लैब थी, वहां पर काम हो रहा था। और एनरिको फर्मी इटालियन साइंटिस्ट था। अमेरिकन की खास हिस्ट्री है, वो जहां भी उनको कोई टैलेंट मिलता है उसको हायर कर लेते हैं। एनरिको फर्मी को उन्हें हायर किया, उसने इस पे रिएक्शंस करवाए। उसने चेन रिएक्शन में जब सक्सेसफुल हुआ तो उसने एक कोडेड मैसेज भेजा था हैरियस ट्रूमैन को। उसने कहा था, द इटालियन नेविगेटर हैज लैंडेड। ये ट्रांसक्रिप्ट मैसेज होता है। जिस ट्रांसक्रिप्ट मैसेज ऐसा होता है जो एक उसको पता होता है जो भेज रहा है, और एक उसको पता होता है उसका तर्जुमा उसी को आता है जिसके पास पहुंचा है। बाकी दरमियान वालों को किसी को पता नहीं होता। एनरिको फर्मी खुद तो जाकर नहीं बताया था, उसने जो मैसेज भेजा था उसको लिख के भेजा था कि इटालियन नेविगेटर हैज लैंडेड। बात थोड़ी सी बढ़ गई है। कहने का मकसद ये आपके सवाल का जवाब कि जो अदीब होते हैं, जो अदीब होते हैं, जो शायर होते हैं, वो एक ख्वाब देखते हैं और उसको अमली जामा पहनाते हैं। कौन? मैसेस, अवाम, लोग, पॉलिटिशियंस। उसको पॉलिटिशियन, आज का पॉलिटिशियन जो काम करेगा वो हिस्ट्री बन जाएगी। जी, बिल्कुल ऐसा। ऐसे ही है ना। बिल्कुल ऐसा। अब ये उसका नसीब है, चाहे वो जो पॉलिटिशियन है वो चवड़े मारे जी। या कोई बड़ा काम करे, जी। ठीक है ना। चाहे वो अपने घर को भरे, जी। चाहे मोहल्लात बनाए, हाँ। या जो भी, या अवाम के लिए काम करे, ये डिपेंड करता है, उसकी किस्मत होती है। आज भी लोग ऐसे क्यों याद करते हैं ना विंस्टन चर्चिल को? क्या बात। इसलिए कि उसने अपनी कौम के लिए वो पॉलिटिशियन नहीं रहा, फिर वो स्टेट्समैन बन गया। स्टेटमेंट। सर, अगर हम आपने बात की पॉलिटिकल साइंस की कि बड़े-बड़े इनकलाब रोसो का ज़िक्र किया, दी डास कैपिटल कार्ल मार्क्स का ज़िक्र किया, यानी कि बड़े-बड़े इनकलाब जो होते हैं वो यहीं से आते हैं। सर, अगर हम पाकिस्तान की तारीख को देखते हैं ओवरऑल 47 के बाद, तो बड़े-बड़े शायर यहाँ भी पैदा हुए हैं, जैसे कि फैज़ अहमद फैज़ हैं, हबीब जालिब हैं, इनकलाबी शायर आए हैं, परवीन शाकर आई हैं, अहमद फराज आए हैं, डॉक्टर सरीर अहमद सहीर हैं, फिर उसके बाद अभी भी करंट में भी चल रहे हैं कुछ शायर। लेकिन सर, इस तरह की आइडियोलॉजी नज़र नहीं आती, दी डास कैपिटल, रोसो, तो इसकी क्या वजह है? देखिए, बात यह है कि आप पाकिस्तान की तारीख कितनी है? आप अप्रॉक्सिमेटली 70 साल से ज़ायद, 7 ईयर्स। जी। आप इतने उतावले क्यों हो गए हैं? जी। टाइम लगता है। जो आप उनकी जो रिवॉल्यूशंस आई उसमें टाइम लगा। जी, बिल्कुल। यहाँ भी एक वक्त आएगा, मुझे पूरा यकीन है। देखिए ना कि क्या है ना कि एक सरे दीवार पंछी बैठकर समझा गया, वो मेरा मेरा घर ही नहीं था जिसको घर समझा गया, शहर नाबीना में ही सब आईने बेचे गए, मोतबर था। कौन किसको मोतबर समझा गया। ठीक है। आप को अब क्या सबको पता नहीं है कि कौन किसको कहाँ होना चाहिए? सबको पता है। जी। ठीक है। ये जब एक वक्त आएगा, जब अभी तो है ना कि सोचता हूं मैं सगीर आधी सदी चलने के बाद, वो फकत आवार की थी जो सफर समझा गया। अभी आप आवार की में चल रहे हैं। जिस वक्त आप कौम बन जाएंगे उस वक्त ये रिवोल्यूशन भी आएगा। अभी तक आप रोटी रोजी में हैं। अभी आप सोचते नहीं, अभी आप उस पोजीशन पे नहीं पहुंचे। मैंने आपको पहले जी। एक सवाल के जवाब में कहा कि जब फ्रेंच रिवोल्यूशन आई थी उस वक्त अगर कोई 3 ईंटें रख के अगर भुट्टे भून कर लोगों को बेचता था ना, उस पर टैक्स होता था। बिल्कुल ऐसे। खूबसूरती पे टैक्स था, मतलब कि जो नहाने पे टैक्स था। हाँ जी, अगर आप नहाते हैं तो टैक्स देते हैं आप। जी। ठीक है। वैसे बाय द वे इस वक्त आप पे टैक्स इसी तरह के लगना शुरू हो गए हैं। तो जब अपनी पीक पे पहुंचता है ना, उस पोजीशन पे नहीं आएगा, इनकलाब आएगा। सही। चाहे वो नरमी से आए या गर्मी से आए। सही। 2 तरह का ही होता है, या नरमी से आता है या गर्मी से आता है। चले चले इनकलाब से अब हम मोहब्बत की तरफ जाते हैं। जी बिल्कुल। फिर शायरी में इंसान के अपने जज्बात, एहसासात की अक्कासी करने में मदद करती है या उसको ज़ाहिर करने में मदद करती है। तो सर,
शायरी को आप कैसे देखते हैं इंसान के जज़्बात के हवाले से या ख़यालात के हवाले से? पहली बात तो ये है कि ये जब इंसान इस प्लेनेट पे आया था, ज़मीन पे आया था ना, तो अल्लाह ताला ने इसको इन तमाम जज़्बात के साथ ही भेजा था। वो जज़्बात आपके साथ जब आप पैदा होते हैं तो जज़्बात मौजूद होते हैं। मोहब्बत का जज़्बा भी होता है, ठीक है? आपको गुस्सा भी आता है। ये आपके आपके ब्रेन के अंदर वो चीज़ें एमिगडाला नाम की एक ब्रेन का पार्ट है जिसकी जो अगर हो तो उसकी वज़ह से गैरत होती है। वो अगर हो तो उसकी वज़ह से मोहब्बत होती है। वो अगर हो तो उसकी वज़ह से बदले का जज़्बा होता है। ठीक है? अब ये चीज़ें आपके अंदर मौजूद हैं, ठीक है? जैसे जानवरों में भी मौजूद होती हैं, ठीक है? ये आपने देखा नहीं है कि जानवर जो हैं वो मोहब्बत भी करते हैं, नफ़रत भी करते हैं। मैं आपको एक एस्टोनिशिंग चीज़ बताता हूँ, पौधे भी एक-दूसरे से मोहब्बत करते हैं और नफ़रत भी करते हैं। ये हम अपने अपने जो बायोलॉजिकल साइंस के बच्चे होते हैं, हम उनको बताते हैं, पढ़ाते हैं, उनके सिलेबस में मौजूद है कि पाइनस के जो दरख्त हैं, चलगोज़ा के जो दरख्त हैं, चलगोज़ा पाइनस की एक किस्म है, बहुत पाइनस की बहुत सारी स्पीशीज़ हैं। अच्छा, इनका ये काम है, ये ऐसा करते हैं कि ना अगर वहाँ पर कोई बीज हवा उड़ा के ले आए और वो बीज नमू पा जाए, वो जर्मिनेट हो जाए, ग्रो करना शुरू कर दे, तो उसकी जड़ें जो ही नीचे उनकी जड़ों के साथ मिलती हैं, तो उनकी जो पहले स्पाइनस के जो दरख्त हैं, उनकी जड़ें टॉक्सिन प्रोड्यूस करके उसको मार देती हुँ। हैं। नफ़रत का जज़्बा हुआ, जी। और अगर नफ़रत का जज़्बा है, तो मोहब्बत का भी है। अगर कोई बीज दूसरा आएगा, बीज उनका उनका पहले तो बीज आया ना किसी और जी, जी, स्पीशीज़, जी। उनकी स्पीशीज़ का बीज आ जाए, तो वो उसको नहीं मारते, इसका मतलब मोहब्बत का जज़्बा मौजूद हुआ। कॉम्पिटिशन भी होता है पौधों में। मुझे अच्छी तरह याद है कि बाबे जो हैं, अगर कोई दरख्त लगाते थे, तो उसके साथ एक और दूसरा छोटा पौधा लगाते थे। पौधों में कॉम्पिटिशन भी होता है, सही। ठीक है? अगर ये कॉम्पिटिशन, अगर ये तमाम नफ़रत के और मोहब्बत के जज़्बात पौधों में हैं, जानवरों में भी हैं, इंसानों में भी मौजूद होते हैं। अब हम आते हैं शायर की तरफ। तमाम लोगों में ये जज़्बात तो हुए, जी, बिल्कुल। बाकी लोग जज़्बात को बयान रिदम में नहीं कर सकते। शायर उसको रिदम में बयान कर लेता है। किसी को किसी से मोहब्बत है तो हो सकता है वो बयान ना कर सके, शायर बयान कर देता है। हो सकता है कि आपकी मोहब्बत किसी के साथ है, तो वो शायर ये कह देता है कि हम भी ऐसे ही थे। ठीक है? वो क्या अहमद मुश्ताक कुछ नए दीवानों को देखें तो याद आता है, हम भी ऐसे ही थे जब आए थे वीराने में। सही। अब वो किसी और को देख रहे हैं ना। जी। नए दीवानों को देखें तो खुशी होती है, हम भी ऐसे ही थे जब आए थे वीराने में। अब अहमद मुश्ताक ने खुद तो नहीं, अपने बारे में तो नहीं कह रहा ना, जी। वो किसी और के बारे में कह रहा है। इसी तरह से शायरी में ज़रूरी नहीं होता, ये जो आप आम सा क्लीशे समझते हैं, ये घिसा-पिटाया एक सवाल हुँ। होता है। ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਜੀ ਸ਼ਾਇਰ ਉਹ ਨਾ ਸ਼ਾਇਰ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ क्योंकि ਉਹਨੂੰ मोहब्बत हुई आई तो बात नाकामी। जी। यार, किसको मोहब्बत नहीं होती? महफिल में कौन शाद है, न शाद कौन कौन? सच बोलिए, है इश्क से आज़ाद कौन कौन? क्या बात है! हर एक को मोहब्बत भी होती है, नफ़रत भी होती है। यार, मैंने यूँ यूँ ना आँसू यहाँ गिरते हुए मैंने देखे। मेरे बेटे का कि बिल्ली जो है ना, वो उठा के ले गया कोई, तो उसको मैंने रोते देखा। अच्छा, फिर वो बड़ा हो गया, मेरी बेटी ने बिल्ली रखी, उसको बहुत प्यारी थी और उसको नहलाती थी, शैम्पू करती थी, उसके लिए टॉवल रखा हुआ था वगैरह-वगैरह, बड़ी वो को उठा के ले गया। फिर ये जो खूबसूरत चीज़ें होती हैं, ज़ाहिर है जी, बिल्कुल ऐसे ही। उसको मैंने उसे 3 दिन रोटी नहीं खाई, ये मोहब्बत नहीं है। जी, बिल्कुल। सो नेवर से ये चंद एक ऐसी एग्जांपल ज़रूर हैं, जैसे सागर सिद्दीकी हैं, जी, बिल्कुल। उनको मोहब्बत में नाकामी हुई, ठीक है, उससे भाई क्यों, तो क्या सागर सिद्दीकी ने सिर्फ उसी खातून पे शायरी की है। मैंने पलकों से दरे यार पे दस्तक दी है। लोग कहते हैं कि सागर को खुदा याद नहीं। 20 यूं ऐसे शेर हैं जो उसने तेरी दौलत से तेरे ऐब छुपा रखे हैं, मेरी गुर्बत ने उड़ाया है मेरे फन का मजाक, मेरी गुर्बत ने उड़ाया है मेरे फन का मजाक, तेरी दौलत ने तेरे ऐब छुपा रखे हैं। अब ये क्या अपनी महबूबा को कह रहे हैं? नहीं, शायर माशरे की अक्कासी करता है, चाहे वो कहीं-कहीं अगर दिल का इज़हार कर भी देता है तो उसको इज़हार करना आता है। बाकियों को इज़हार करने या तो तुसी गूंगे होंदे हो, तुहानू नहीं बोलना नहीं आता, तुसी सानू धरते इल्ज़ाम ला दियो। इसमें कहाँ, मुझे बताएं, इत्थे केड़ी महबूबा खड़ी है, कौन अपने थे जो दुश्मन के हवारी निकले, बात निकली है तो फिर सारी की सारी निकले, और बात निकली है तो फिर सारी की सारी। हम तो समझे थे कि तकदीर से कलम जानते हैं, हाय जो लोग किराए के भिखारी, तख्त पर जिनको बिठाया था फसाने में सगीर, वो अदाकार तो शजरे से भिखारी निकले। इत्थे केड़ी महबूबा है, मैनू ये दसो। सही। सर, शायरी जब हम किसी भी शायर की शायरी को पढ़ते हैं, तो इसके बहुत से मफ़हूम आ रहे होते हैं, मीनिंग्स आ रहे होते हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम किसी शायर की आइडियोलॉजी को पिक कर लें? क्योंकि हो सकता है उसने वो शेर या वो बात किसी मुशाहिदे में की हो
या शायरी हमेशा ही नामुकम्मल रहेगी? मैं बताता हूँ, बारिश होती है ना, तो बारिश अगर फूल पे होगी तो खुशबू निकले, अगर अगर फर्टाइल जमीन पे होगी वहां से जो वहां पर जो बीज पड़े होंगे वो नमू पाएंगे। अगर रूढ़ी पर पड़ेगी तो वो जो स्मेल आएगी गंदी। वो डिपेंड करता है कि शायर ने जो कुछ कहा है वो अगला कौन है, मीनिंग समझने वाला कौन है। सही। मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। अभी परिंदे होते हैं ना, इनकी टांगे लंबी लंबी होती है। जी। अभी परिंदा खड़ा था, वो मछली के शिकार के लिए खड़ा था, तो वहां से एक बायोलॉजिस्ट गुजरा, तो उसने उसकी तस्वीर बनाई और कहा कि देखें इतनी देर उसने उसकी ऑब्जर्वेशन की। उसने कहा कि वाह क्या बात है, ये जो बगला है या व्हाटएवर वो एक टांग पे खड़ा होता है और साकन खड़ा रहता है, ताकि दो टांगें होंगी तो मछली को पता चल जाता है कि ये मेरा शिकारी है। एक टांग पे खड़ा रहता है वो। अच्छा, उसने उसको ऑब्जर्व किया, उसने बयान किया, पत्नी पेपर भी पब्लिश करवा लिया। अब उसी को देखता है एक फकीर, एक अल्लाह वाला, और उसने देखा और देखने के बाद वो गिर गया, बेहोश हो गया। उसको लेके गया हॉस्पिटल में, तो वो उस दिन पहली जो आवाज निकाली तसव्वुफ का बंदा था, उसने कहा वो परिंदा मेरे से जीत गया। वो फिर बेहोश हो गया। फिर उसको जब वो दवाइयां शवाइयां दी, फिर जब वो ठीक हुआ तो उसको कहा वो यही आवाज लगाता था, वो परिंदा मेरे से जीत गया। तो किसी ने कहा वो कौन सा परिंदा था? कहते मैंने सारी उम्र मुझे तो इबादत करनी नहीं आई, वो जो परिंदा मैंने देखा था वो अल्लाह की इबादत एक टांग पे खड़ा होकर। अब एक ही चीज है, उसकी ऑब्जर्वेशन और उसके जो मीनिंग है उसको किस जाविये से देख रहा है। शायर और तरीके से देखेगा, कोई सूफी है और तरीके से देखेगा, उसी को बायोलॉजिस्ट और तरीके से देखेगा। सो इसी तरह से जो शेर होता है उसके भी मीनिंग जो होते हैं वो हर कोई अपने मुताबिक लेता है। वो क्या है ना, अमजद का शेर याद आ गया कि अब जिसके जी में आए वही पाए रोशनी, हमने तो दिल जला के सरेआम रख दिया। क्या बात। बात ये है कि अगला बंदा क्या समझता है, वो अपनी समझ के मुताबिक समझेगा, अपने लेवल के मुताबिक समझेगा उस चीज को। मैं आपको इसकी एग्जांपल एक और देना चाहता हूँ। शेर है, वो एक हद पे मुझे ला के रोक देता है, वो एक हद पे मुझे ला के रोक देता है, वो जानता है मेरा दिल कहाँ बदलता है। दिल का हुदूदुल्लाह है, ये हदें हैं कि वो जानता है मेरा दिल कहाँ, वो एक हद पे मुझे ला के रोक देता है। बादशाह सलामत ने कहा तुमने इतने अमाउंट पे मेडिसिन के तौर पे अगर शराब पीते हो, अल्कोहल पीते हो तो जायज है। आपका जो बेनाड्रिल सिरप है, आपका जो हाइड्रोलिन सिरप है, खांसी के जितने सिरप है उनके अंदर शराब होती है, अल्कोहल होती है, वो हराम नहीं है। अगर आप मेडिसिन के तौर पे कोई चीज इस्तेमाल कर रहे हैं तो हराम नहीं है। इससे आगे बढ़ेंगे तो हराम हो गई। आपको ये कहा गया इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतता वद्दमा वलहमल खिंजीर वमा उहिल्ला बिगैरिल्लाह। ये क्यों कहा गया? जब ये सवाल उठा कि कौन सी चीज हलाल है कौन सी हराम है, क्योंकि अल्लाह का हुक्म था कि या अय्युहन्नासु कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम। एक लफ्ज़ गौर कीजिएगा, ए मेरे बंदो, ए लोगो, या अय्युहन्नासु कुलू खाओ, मिन तय्यिबाति वो चीजें खाओ जो पाक हो, कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम हर पाक चीज में खा, जो तेरी पाक चीज वो ये मैं खा जावा। जन्ना तेरा खेत च उगया होया ते मैं जनाब वो खा जावा क्योंकि पाक है, नहीं। मा रज़क़नाकुम जो हमने तुम्हें रिज़्क़ दिया, इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून अगर तुम ये कहते हो कि तुम मेरे बंदे। सवाल बंदे ने कहा कि मौला फिर कौन सी चीज है जो पाक है? पाक का सवाल जी। तो पाक का इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतता जो मुर्दार है वो हराम, वद्दमा लहू वलहमल खिंजीर और खिंजीर का गोश्त, वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह और वो जिसको हलाल किया गया किसी गैरुल्लाह पे, यानी किसी कब्र पे जाके आप हलाल कर रहे हैं या वगैरह वगैरह, या किसी देवता का नाम ले रहे हैं या किसी बुत का नाम ले रहे हैं या वगैरह वगैरह, वो हराम। इसके अलावा सब हलाल है। ये हुदूद है। आप औरत से निकाह कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी भांजी से निकाह नहीं, वो भी तो औरत है ना जी, बेटी से नहीं कर सकते, हुदूद बहन से नहीं कर सकते। क्या कहा? क्या कहा? वो एक हद पे मुझे ला के रोक देता है, वो जानता है मेरा दिल कहाँ बदलता है।